क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए करीब 15,000 लोगों के फोन्स टैप किए गए थे। 11 साल पहले दफन हुई लाश को कब्र से बाहर निकाला गया था। ये अपने देश का एक ऐसा केस था जो सबसे लंबे समय तक चला, पैसों के मामले में जो सबसे खर्चीला था, जिसमें हजारों लोग एज अ वॉलंटियर जुड़े थे कातिल का पता लगाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अननोन वन। ये कहानी शुरू होती है इटली के ब्रैम्बेट दी सोपरा नाम के एक शहर से। आपको तो पता ही है कि इटली में ज़्यादा आबादी नहीं है। इस ब्रैम्बेट शहर में भी केवल 10 से 12 हजार लोग ही रहते थे। इसी शहर में 6 लोगों का एक परिवार भी रहता था, जिसमें माँ बाप और इनके 4 बच्चे थे। ये काफ़ी भरा पूरा परिवार था। पिता एक आर्किटेक्ट थे और माँ एक टीचर थी। बच्चों की बात करें तो इसमें 2 लड़कियाँ थीं, 13 साल की यारा गैम्बीरेसियो और 15 साल की केबा गैम्बीरेसियो। इसके अलावा 2 लड़के थे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। परिवार खुशहाल था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लोग पैसे भी ठीक ठाक कमाते थे। इनकी जो बेटी थी यारा गैम्बीरेसियो, जो 13 साल की थी, इसे जिम्नास्टिक्स का बहुत शौक था। ये इसी फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी। इसलिए माँ बाप ने इसका एडमिशन एक जिम या ट्रेनिंग सेंटर में करा दिया, जहाँ पर ये अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर सके, अपने शौक को पूरा कर सके। माँ बाप अपने बच्चों के लिए काफी सपोर्टिव थे, उन्हें जो भी चाहिए होता था ये पूरा कर देते थे। अब बेटी यारा स्कूल के बाद शाम को 5 बजे उस ट्रेनिंग सेंटर में जाने लगी। ये सेंटर घर से करीब 700 मीटर की दूरी पर ही था। यारा का रूटीन था सुबह में स्कूल जाना, पढ़ाई करना और शाम के 5 बजे सेंटर पर जाना और ट्रेनिंग करना और 7 बजे तक घर वापस आ जाना। यहाँ 7 बजे का मतलब ठीक 7 बजे। यारा का यही रूटीन था। 26 नवंबर 2010 ये भी एक आम दिन की तारीख थी, फ्राइडे का दिन था। यारा रोज की तरह स्कूल गई, पढ़ाई लिखाई के बाद घर वापस आ गई। शाम हुआ, 5:15 बजे तक ये ट्रेनिंग के लिए जाती है। इसने अपनी माँ को बोला कि ये जिम जा रही है। जिम में इसने ट्रेनिंग वगैरह की और 6:45 पर वहाँ से निकल गई घर के लिए, लेकिन 7 बजे तक ये घर पर नहीं पहुँची। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अलर्ट थे। 7:05 पर माँ ने अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। जब भी उसे कॉल करते वो वॉइस मेल पर ट्रांसफर हो जाता था। माँ को चिंता होने लगी। फिर इन्होंने 7:11 पर ट्रेनिंग सेंटर में भी फोन किया, जहाँ से पता चला कि उनकी बेटी ट्रेनिंग सेंटर से निकल चुकी है और अपने टाइम पर ही निकली थी। ये बहुत अजीब बात थी। अब पिता ने 7:20 पर पुलिस को कॉल कर दिया। इस शहर की ज्यादा आबादी नहीं थी, क्राइम भी उतने नहीं हुआ करते थे। मर्डर और किडनैपिंग तो ना के बराबर होते थे। मान लीजिए जब भी कभी क्राइम होता और लोग पुलिस को कॉल करते तो वो कॉल वहाँ के मजिस्ट्रेट से होकर जाता था। उनकी ही जिम्मेदारी होती थी शहर की सुरक्षा की। यहीं पर जब पिता ने पुलिस को कॉल किया तब ये कॉल भी मजिस्ट्रेट से होकर गया, यानी मजिस्ट्रेट भी उस कॉल को सुन सकते थे। इस वक्त यहाँ की मजिस्ट्रेट थी 45 साल की एक लेडी, लेटिजिया रुगेरी। ये बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर थी। 15 सालों से ये इसी पोस्ट पर सर्विस कर रही थी। आप इसी चीज से इनकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। पिता ने पुलिस से कहा, मेरी 13 साल की बेटी यारा को 7 बजे तक घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी। वो एक ट्रेनिंग सेंटर में जाती है जो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही है। हमने उसे फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर उसके ट्रेनिंग सेंटर में भी पता किया, जहां से पता चलता है कि वो 6:45 होते होते वहां से निकल गई थी, जैसा कि वो रोज निकलती है। लेकिन अब 7:20 हो रहा है, वो अभी तक घर नहीं पहुंची। मजिस्ट्रेट लेटिजिया रुगेरी बिना वक्त गवाए अपनी टीम को लेकर यारा के घर पर आती हैं, माता पिता से बात करती हैं। रुगेरी उनसे यारा के बारे में पूछती हैं, जैसे कि उसका हुलिया क्या था, उसने क्या पहना था, वो घर से कब निकली थी, कब तक वो घर पर आ जाती है, रास्ते में वो कहाँ कहाँ पर रुक सकती है, वगैरह वगैरह, यही सब पूछती हैं। और हाँ, उसकी एक फोटो भी ले लेती हैं। अब रुगेरी अपनी टीम को साथ लेकर उस जिम या ट्रेनिंग सेंटर में जाती हैं। वो काफी बड़ा था, उसमें स्विमिंग पूल थे, टेनिस कोर्ट थे, रनिंग ट्रैक था। कुल मिलाकर ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, जिसमें जिम्नास्टिक्स का भी एक हिस्सा था, जहां पर यारा गैम्बीरेसियो ट्रेनिंग करती थी। यहाँ पर कई सारे एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट्स भी थे। पुलिस वहां पर आती है, जिम के स्टाफ से और ट्रेनर से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। वैसे कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने यारा को घर जाते वक्त देखा था, जहां पर उस समय वो जिम से बाहर निकली थी और किसी लाल रंग की गाड़ी के सामने खड़ी होकर 2 लोगों से बात कर रही थी। इस बात को बताने वालों ने कहा कि हम अपने काम में बिजी थे, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके हुलिये वगैरह को नहीं पहचाना। अब रुगेरी अपने डिपार्टमेंट से खोजी कुत्तों को मंगवाती हैं, ताकि ये सूंघ कर पता लगा सके कि यारा कहाँ पर गई होगी। साथ में इन्होंने कंट्रोल रूम में भी यारा की लास्ट लोकेशन और आखिरी बार उसने किससे बात किया था
किसे मैसेज किया था, सब कुछ पता लगाने को कहा। पुलिस को शक था कि ट्रेनिंग सेंटर और घर के बीच में ही यारा के साथ कुछ हुआ है। खोजी कुत्ते जिम में आते हैं, वहां से पता लगाना या सूंघना शुरू कर देते हैं। ये जिम से बाहर निकले और यारा के घर जाने वाले रास्ते के उल्टी दिशा में मुड़ गए। पुलिस को लग गया कि ये किडनैपिंग का मामला है। ये रास्ता जा रहा था एक गांव की तरफ जिसका नाम था मैपिलो। कुछ दूर जाने के बाद खोजी कुत्ते रुक जाते हैं। इसके आगे का कोई सुराग नहीं मिलता। तब तक कंट्रोल रूम से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो कि रुगेरी ने मंगवाया था, जिसमें भी लास्ट लोकेशन वही निकलता है जहां पर कुत्ते रुके हुए थे। यारा के फोन की लास्ट लोकेशन वही थी। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। यारा ने आखिरी बार जो टेक्स्ट मैसेज किया था वो 6:49 पर एक दोस्त को किया था, जिसमें उसने लिखा कि हम संडे को सुबह 8 बजे मिलेंगे। वैसे ये लापता होने वाला दिन फ्राइडे का था। अब मैपिलो को पुलिस अपना मेन क्राइम स्पॉट मानकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले ये देखा गया कि इस जगह पर कितने फोन एक्टिव थे। यहाँ पर एक क्लब भी था जहाँ पर लोग आते जाते थे। पुलिस को पता चलता है कि उस वक्त करीब 15,000 फोन्स एक्टिव थे। ये 2010 की बात है। यहाँ केवल मोबाइल फोन्स की बात हो रही है, टेलीफोन्स की नहीं। अलग अलग टीमें एक एक करके 15,000 मोबाइल्स की कॉल डिटेल्स, वॉइस मैसेजेस, वॉइस मेल्स सब खंगालनी शुरू करती हैं। इसमें एक आदमी पर डाउट होता है। ये एक फॉरेनर था, मोरक्को का रहने वाला था, मोहम्मद फिक्री। 28 या 29 नवंबर को इसके बारे में पता चलता है। इस पर पुलिस का शक जाने की वजह यह थी कि इसने फोन पर कुछ बात किया था जिसमें उसने कहा, फॉरगिव मी गॉड, आई डिडंट किल हर, यानी भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने उसे नहीं मारा। इसने फोन पर बात किया था। पुलिस इसका पता लगाती है। ये एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करता था और ये एक शिप से यानी पानी वाली जहाज से मोरक्को जा रहा था अपने देश। पुलिस फटाफट इसके बारे में पता करती है और 4 दिसंबर को बीच समंदर में ही पानी वाली जहाज पर इसको अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आती है। अब फिक्री से पूछताछ शुरू होता है। इसकी तलाशी ली जाती है। इसके पास एक वैन था। पुलिस वैन को कब्जे में ले लेती है। वैन के अंदर एक गद्दा रखा हुआ था जिसके ऊपर खून के निशान थे। अब सबको लग गया कि केस सुलझ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये ब्लड किसी और चीज का था। उस दिन मोहम्मद फिक्री जहां पर मौजूद था वहां के आसपास के लोगों से भी पूछताछ होती है। उन्होंने बताया कि उस दिन फिक्री उनके साथ था, वो कहीं नहीं गया था। पुलिस को मोहम्मद फिक्री के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और मजबूरन उसे छोड़ना पड़ गया। इस दौरान ये केस खबरों में भी आनी शुरू हो चुकी थी कि एक 13 साल की बच्ची इटली की सड़कों से लापता हो गई। टीवी पर न्यूज चल रहे थे, न्यूज़पेपर में भी खबरें आ रही थी। यारा के फोटोज रोज रोज न्यूज़पेपर में छप रहे थे। हजारों लोग बच्ची का पता लगाने में जुट गए थे। जिसके पास जितना भी वक्त होता था वो उसे बच्ची को ढूंढने में लगा रहा था, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे नवंबर 2010 से फरवरी 2011 आ गया। 3 महीने बीत चुके थे। यारा का कोई पता नहीं था, कोई लीड नहीं था। पुलिस ने यारा के घर वालों की हिस्ट्री खंगालनी भी शुरू कर दी। क्या पता इनकी किसी से दुश्मनी हो, उसने ही यारा के साथ कुछ किया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ये लोग बड़े सीधे साधे थे, अपने काम से काम रखने वाले थे। इनका एक फैमिली वैल्यू भी था, लव, रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी, यानी सबसे प्यार करना, आदर करना और ईमानदार रहना। 26 नवंबर 2010 को यारा गायब हुई थी और 26 फरवरी 2011 को यानी ठीक 3 महीने बाद यारा के घर से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पड़ता है, चिग्नोलो डी आइसोला। यहीं पर एक अधेड़ आदमी किसी मैदान में अपना रिमोट कंट्रोल प्लेन उड़ा रहा था। ये ठीक से नहीं उड़ रहा था, इसलिए वो आदमी इस जहाज को जमीन के करीब ही उड़ा रहे थे। उन्होंने वहीं एक झाड़ी में कुछ कूड़ा करकट देखा। ये जहाज के कैमरे से देख रहे थे। इतने में जहाज वहां से निकल गया। फिर दोबारा से ये जहाज को वहां पर लेकर जाते हैं। वहां उन्हें एक जूता दिखाई देता है। इनके लिए ये नॉर्मल बात नहीं थी। कोई भी इंसान मैदान के बीच में कूड़ा क्यों फेंकेगा। अब ये वहां पर जाकर देखते हैं, वहां पर किसी इंसान की लाश पड़ी हुई थी। इन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। ये फोन भी मजिस्ट्रेट से होकर गया था। इस वक्त रुगेरी अपनी बेटी के साथ स्की करने के लिए गई हुई थी। जब इन्हें फोन आया तो ये तुरंत अपनी बेटी को घर पर ड्रॉप करती हैं और उस क्राइम स्पॉट पर पहुंचती हैं। स्पॉट पर इन्होंने बॉडी को देखा। वो बॉडी डिकम्पोजिशन के लास्ट स्टेज पर था, यानी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुका था। उसके पास से कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक काले रंग का जैकेट जिसके कमर पर इलास्टिक लगा हुआ था, जो किसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी का ड्रेस कोड लग रहा था। नवंबर में जब यारा गायब हुई थी तो उसके माँ बाप ने भी यारा का यही हुलिया बताया था। जैकेट के अलावा एक ट्रैक पैंट, अंडरगारमेंट, शूज, एक आईपॉड, घर की चाबी, एक सिम कार्ड और एक बैटरी मिलती है, लेकिन फोन नहीं मिलता।
रुगेरी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ साथ पर्सनली भी देख रही थी, क्योंकि इनकी भी एक बेटी थी यारा के जैसी। अब पुलिस को एक बॉडी मिल चुकी थी, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ यारा के पेरेंट्स को भी बुला लिया गया कि कहीं ये लाश यारा की तो नहीं। घर वालों ने बॉडी के पास से मिली चीजों से लाश की पहचान कर ली कि ये यारा की है। फॉरेंसिक टीम ने यारा का डीएनए सैंपल लिया, माँ बाप का भी लिया। डीएनए से भी ये पता चल गया कि ये लाश यारा की है। 13 साल की एक मासूम बच्ची जिसके जिम्नास्टिक्स में बड़े बड़े सपने थे, उसका कत्ल हो गया। माँ बाप के लिए ये मौत से भी बदतर चीज है। अपने सामने अपने ही बच्चे की लाश पड़ी थी जिसका किसी ने कत्ल कर दिया था, वो भी ऐसे वैसे नहीं। जैकेट पर, पैंट पर ढेर सारे कटे हुए निशान थे, अनगिनत निशान थे, जिससे पता चल रहा था कि यारा को किसी धारदार चीज से गोदा गया था अनगिनत बार। पोस्टमार्टम में पता चला कि इसके साथ रेप तो नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर पर इतनी बार वार किया गया था कि उसने दम तोड़ दिया। यारा के गले के अंदर डॉक्टर्स को लाइम मिट्टी के अंश मिलते हैं। लाइम यानी चूना, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने ये अनुमान लगाया कि कातिल या तो कोई बिल्डर होगा या मजदूर होगा, या फिर कोई ऐसा होगा जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो। अभी जांच पूरी नहीं हुई थी। यारा के पास से मिली बैटरी और ग्लव से कुछ निशान और मिलते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं था। फॉरेंसिक टीम इसका डीएनए निकालती है। अब यहाँ से पुलिस के पास कुछ था जिससे कातिल तक पहुँच सके। सबसे पहले पुलिस क्रिमिनल डेटाबेस में जितने भी डीएनए थे उन सबसे मिलान करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अब पुलिस बाहर निकलती है और वहां उस इलाके में जाती है जहां से यारा गायब हुई थी। वहां आसपास के सभी लोगों का डीएनए सैंपल लेकर मैच कराते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। यारा के परिवार में भी कोई सस्पेक्ट नहीं था। सारे जान पहचान के लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से सबसे मिलान किया गया। मैपेलो इलाके में जितने भी लोग थे लगभग सबका डीएनए सैंपल लिया गया और मैच कराया गया। ऐसा करते करते करीब 22,000 लोगों के सैंपल से डीएनए मिलान हुआ, लेकिन कोई खोज खबर नहीं, कुछ भी नहीं पता चला। धीरे धीरे 2 महीने और बीत गए। फरवरी से अप्रैल आ गया। इन्हीं सब कामों में ढेर सारे लोग एज अ वॉलंटियर भी जुड़ चुके थे, यानी वो अपनी मर्जी से बिना पैसों के पुलिस की मदद कर रहे थे यारा के कातिल का पता लगाने में। इसके बावजूद भी काफी खर्च हो रहा था, क्योंकि डीएनए जैसी जांच हो रही थी, लेकिन कातिल का पता लगाना तो जरूरी था। फरवरी 2011 में लाश मिली थी। अप्रैल में फॉरेंसिक टीम की तरफ से एक खबर आती है कि यारा के अंडरवियर पर कुछ खून के निशान मिले हैं। ये यारा के तो नहीं बल्कि कातिल के हैं। उसने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी। चाकू उसके हाथ में ही रहा होगा। यारा ने जब उसका विरोध किया तो वो चाकू कातिल को ही लग गया और कुछ खून की बूंदें यारा के ऊपर आ गईं। यह भी संभावना हो सकता है कि जब चाकू कातिल को लगा तो उसने गुस्से में अपना मन बदल लिया और यारा की हत्या कर दी। बैटरी और ग्लव से मिले डीएनए उतने कारगर नहीं थे, लेकिन अंडरवियर से मिला डीएनए 100% एक्यूरेट था। अगर सही कातिल का डीएनए टेस्ट हुआ तो 100% ये मैच हो जाएगा। जांच कर रही टीम ने इस डीएनए को नाम दिया अननोन वन, यानी ये डीएनए कातिल का ही था। पुलिस के पास पहले से ही 22,000 लोगों के डीएनए सैंपल्स थे, उनसे पहले मिलान किया गया। इसी में रुगेरी किसी काम से यारा के लापता होने वाली जगह से गुजर रही थी। ये मैपेलो गांव के करीब ही था। यहाँ पर रुगेरी को एक क्लब दिखाई देता है। इन्होंने सोचा कि हमें यहाँ पर आकर डीएनए टेस्ट करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छूट गया हो, कोई बाहरी हो जो शहर में ना रहता हो, लेकिन वो यहाँ पर आया हो, शायद इससे कुछ मिल जाए। यारा की बॉडी से जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी लगभग सब मिल चुकी थी। इसके बाद बॉडी को माँ बाप को सौंप दिया गया। मई 2011 में यारा का अंतिम संस्कार किया गया। उस समय पूरी दुनिया ने इस बच्ची के लिए दुख जताया था और पुलिस को भला बुरा भी कहा गया था, क्योंकि अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ था, कातिल का पता नहीं लगा था। यहाँ रुगेरी शाम के समय अपनी पूरी टीम के साथ उस क्लब में आई थी। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। उस क्लब में जितने भी लोग थे सबके एक एक करके डीएनए सैंपल लिए गए। यहाँ पुलिस को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी, क्योंकि उस क्लब में मौजूद एक आदमी का डीएनए यारा के अंडरवियर पर मिले डीएनए से, यानी अननोन वन के डीएनए से 95% मैच हो गया था। इसका नाम था डैमियानो। पुलिस को लगा कि ये केस सॉल्व हो गया, यही कातिल है। पुलिस डैमियानो से पूछती है, तुम 26 नवंबर 2010 के दिन कहां पर थे? पता चलता है कि डैमियानो उस समय नॉर्थ अमेरिका में था। इसके पास वहां होने के बहुत सारे सबूत थे, जैसे कि पासपोर्ट, वीजा और भी कई चीजें थीं। लेकिन फिर भी डैमियानो का डीएनए अंडरवियर पर मिले डीएनए से 95% से भी ज्यादा मैच हो गया था। इसका मतलब था कि डैमियानो का ही कोई रिश्तेदार यारा का कातिल होगा, क्योंकि किसी खानदान के एक इंसान का डीएनए उसके परिवार के सभी लोगों के डीएनए से काफी हद तक मिलता है।
रुगेरी और उनकी टीम को लगने लगा हम कातिल के बहुत करीब हैं, कुछ ही दिनों में वो हमारे कस्टडी में होगा। अब पुलिस डेमियानो के परिवार के बारे में पता लगाना शुरू करती है। पता चलता है कि डेमियानो की मां यहीं पास में ही रहती है। पुलिस अब उनके पास जाती है और यारा के बारे में उनसे पूछताछ करती है। यहाँ से पुलिस को एक नई बात पता चलती है, वो ये कि डेमियानो की मां औरोरा 10 सालों तक यारा के घर पर काम कर चुकी थी, डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर, यानी साफ सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, ऐसे काम। ये 10 सालों तक यारा के घर पर जाती रही, हफ्ते में 2 दिन। औरोरा को उस घर से बहुत लगाव था। इन्होंने बताया कि यारा के घर पर जब वो काम करती थी तो यारा इनके पास आती और कहती, आप ये काम छोड़िए और मेरा ये नया स्टंट देखिए, मैंने आज ही सीखा है। ये यारा से कहती, तुम ऐसा मत करो, तुमको चोट लग सकती है। ऐसी बातें करके औरोरा के आंखों में आंसू आ गया। रुगेरी सोचती हैं, हम डीएनए के मिलने के बाद इतने पागल हो चुके थे कि पूरे शहर में मैच करा दिया, घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन बस एक बार घर के हेल्पर्स भी दिमाग में आ जाते तो शायद इतना मशक्कत नहीं करना पड़ता, बस इसी फैमिली के बारे में ही पता लगाना पड़ता। लेकिन जो हो गया सो हो गया। एक नजरिए से देखा जाए तो रुगेरी और उनकी टीम ने एक बहुत ही ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन किया था। एक फैमिली को तो ये भूल गए थे, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ते जोड़ते ये यहाँ भी पहुंच गए। पुलिस डेमियानो और इनकी मां को ये नहीं बताती कि यारा के पास से जो अननोन वन का डीएनए सैंपल मिला है वो इनके ही फैमिली से है। पुलिस चुपचाप डेमियानो और अरोरा का फोन टैप करना शुरू कर देती है। हालांकि ये इलीगल है, आप बिना परमिशन के किसी की भी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। लेकिन जब बहुत जरूरी हो तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी ऑफिशियल की परमिशन लेने के बाद रुगेरी के पास ये परमिशन थी, यारा के बारे में पता लगाने के लिए किसी का भी फोन ये टैप कर सकती थी। पुलिस ने उन दोनों का फोन टैप किया, हफ्तों हफ्तों तक की बातें सुनी, जो वो फोन पर बात करते थे, टेक्स्ट मैसेज भेजते थे, वॉइस मैसेज भेजते थे, सब कुछ। लेकिन यारा से रिलेटेड कोई भी बात इन्होंने नहीं किया, जैसे इनका कोई लेना देना ही नहीं हो। अगर ये कातिल होते तो कुछ न कुछ यारा के बारे में बात करते। पुलिस घर तक आ गई थी, फिर भी इनके अंदर कोई घबराहट नहीं थी। यारा के लिए इनके दिल में हमदर्दी थी। ये दोनों बेगुनाह थे, लेकिन डीएनए 95% इसी फैमिली में मैच हुआ है। डॉक्टर के अनुसार अगर कातिल इसी फैमिली से है तो उसका डीएनए 100% मैच होगा, क्योंकि अंडरवियर पर मिला डीएनए 100% एक्यूरेट था। पुलिस को ये पूरा यकीन था कि कातिल इसी फैमिली में है। रुगेरी ने तय किया कि ये डेमियानो, उसकी माँ, पिता, चाचा, चाची, दादा, दादी, जितने भी अंदर पहुंच सकते हैं जाएंगे, पूरे खानदान का इतिहास खंगाल डालेंगे। इसी चक्कर में इन्होंने इनकी 2011 से 1815 तक की पूरी कुंडली निकाल डाली। करीब 100 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आए, उनकी जन्म तिथि, मरण तिथि, एक दूसरे से रिश्ता क्या था, सब कुछ निकाला गया। रुगेरी को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली और ये 1716 तक पहुंच गई। मतलब कि इस केस को लेकर इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। इन्हें पता चला कि इनकी फैमिली गॉर्नो नाम के एक गांव से निकली है। ये छोटा सा एक गांव है। इस गांव में केवल 1600 लोग ही रहते हैं। फैमिली ट्री से पता चला कि डेमियानो के पिता के एक और भाई थे, जिनका नाम था ग्यूसेपे, जिनकी 1999 में डेथ हो चुकी थी। सितंबर 2011 में रुगेरी की टीम इनके घर पर पहुंचती है। ग्यूसेपे की विधवा पत्नी से बात करती है। बातचीत के दौरान पत्नी पुलिस को एक पोस्ट कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस देती है, जो कि ग्यूसेपे का था। इन्होंने देखा कि उस पर स्टैंप्स लगे थे। इसका मतलब कि ग्यूसेपे ने कहीं दूर से इसे पोस्ट के जरिए भेजा था। पुराने समय में या आज भी आपने देखा होगा, जब कागज को चिपकाना होता है और ग्लू नहीं मिलता तो काम चलाने के लिए लोग उसे गीला करके चिपका लेते हैं, या तो पानी से या अपने थूक से यानी सलाइवा से। यहाँ पर भी स्टैम्प्स ग्लू से नहीं चिपके हुए थे। पुलिस ने उस स्टैम्प को देखा और उन्हें कागज को गीला करके चिपकाने वाली बात याद आ जाती है। इन्होंने ध्यान से ड्राइविंग लाइसेंस और पोस्ट कार्ड को ले लिया जिस पर स्टैम्प चिपका हुआ था। बातचीत खत्म होने के बाद ये सीधे फॉरेंसिक लैब में आते हैं और अपनी टीम को कागज वाली बात बताते हैं। फॉरेंसिक टीम उस स्टैम्प को निकालती है और सलाइवा के अंश की जाँच शुरू करती है। इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज थी कि ग्यूसेपे ने इसे थूक से ही चिपकाया होगा। आखिरकार फॉरेंसिक टीम को स्टैम्प के अंदर से थूक का अंश मिल जाता है। अब बारी थी इसके डीएनए जांच करने की। कुछ समय बाद इसका डीएनए निकाला गया। ये यारा के अंडरवियर पर मिले डीएनए से 98% तक मैच हो गया। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ग्यूसेपे का ही कोई क्लोज रिश्तेदार ही कातिल है। ग्यूसेपे की एक पत्नी थी और 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। पुलिस इन सबके सैंपल्स लेती है।
अननोन वन का डीएनए मेल था, इसलिए पुलिस दोनों बेटों पर कंसंट्रेट कर रही थी। हालांकि माँ और बेटी का भी सैंपल लेते हैं, मैच कराते हैं, लेकिन वो ठीक ठाक से मैच नहीं होता। दोनों बेटों का भी यही हाल था, उनका भी ठीक से मैच नहीं हुआ। पुलिस फिर से हताश हो गई, निराश हो गई। यूसेपे के बच्चों की शादी नहीं हुई थी, परिवार में केवल माँ, बेटी और 2 बेटे ही थे। रुगेरी फिर से अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देती हैं, इनसे कोई छूट तो नहीं रहा है। पहले डैमियानो मिला था, जिससे 95% डीएनए मैच हुआ। फिर उसकी माँ मिली, फिर डैमियानो के चाचा ग्यूसेपे और उनके बच्चे मिले। बच्चों से तो मैच नहीं हुआ, लेकिन ग्यूसेपे का डीएनए अननोन वन से 98% तक मैच हो रहा था। पर उनकी तो 1999 में ही मौत हो चुकी थी। पुलिस के लिए यह भी था कि 12-13 साल पुरानी एक कागज पर मिली सलाइवा से डीएनए निकाला गया। कुछ गलती हो सकती है, लेकिन हम कोर्ट में कैसे लिंक को साबित करेंगे, इसलिए इन्होंने कोर्ट से परमिशन लिया। फिर इसके बाद ग्यूसेपे के कब्र पर गए। 11 साल पहले दफन हुई लाश को बाहर निकाला गया, उसकी डीएनए जांच हुई, फिर से उसे वापस से दफन कर दिया गया। ये वाला डीएनए भी 98% तक मैच हो रहा था। अब रुगेरी ने सोचा ग्यूसेपे की पूरी कुंडली खंगालनी पड़ेगी। रुगेरी अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। पूरी टीम ग्यूसेपे की हिस्ट्री खंगालती है। ये पेशे से एक बस ड्राइवर था। एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में ये बहुत सारे लोगों को, वर्कर्स को बस से छोड़ता था। पुलिस उस वक्त फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, ग्यूसेपे के साथ काम करने वाले दूसरे बस ड्राइवर का पता लगाती है। इन लोगों से बात करने पर एक महिला सामने आ रही थी, जिसकी ग्यूसेपे के साथ दोस्ती थी। उनकी 19 साल की उम्र में ही शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके पति से उनकी नहीं बनती थी, झगड़ा वगैरह होता रहता था। ये भी उसी फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर काम करती थी। इनका नाम था ईस्टर अर्जुफ्फी। पुलिस अब इस महिला के बारे में पता लगाती है। वो इस शहर में नहीं रहती थी, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुकी थी। पुलिस इनके पास आती है ग्यूसेपे के बारे में जानने के लिए। पता चला कि 1970 में ईस्टर ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की। ईस्टर की तो अपने पति से झगड़े चलते थे। 1970 में ये अपने पति से अलग हो गई थी, लेकिन ग्यूसेपे के साथ इसका अफेयर चल रहा था। इन्होंने खुद कबूल किया कि वो दोनों जुड़वा बच्चे ग्यूसेपे के हैं। ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस यारा के कातिल का पता लगाने के लिए कर रही थी, लेकिन अब ऐसी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई जो शायद 44 साल से दफन थी। पुलिस इनसे बच्चों के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर हैं। बेटी तो वहीं पर थी, लेकिन बेटा बाहर रहता था अपने परिवार के साथ। बेटे का नाम था मसीमो। इसकी उम्र 44 साल थी, शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे थे। पेशे से ये एक बिल्डर था और मैपेलो में रहता था। ये वही जगह है जहाँ से यारा गायब हुई थी। पुलिस वापस से पहुँचती है मैपेलो। इसमें केवल रुगेरी और कुछ 2-3 लोगों को ही पता था कि वो असली कातिल तक पहुँच चुके हैं। अब ये लोग किसी को ऐसे ही नहीं उठा सकते थे, किसी का भी फोन टैप नहीं कर सकते थे। अब 2014 आ चुका था, कत्ल को 4 साल हो चुके थे। पहले तो मैसीमो को ढूंढा गया, वो मिल भी गया, लेकिन उसका ऐसे ही डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते थे जैसा पहले होता था। इसकी परमिशन नहीं थी। फिर रुगेरी के दिमाग में आइडिया आता है। मैसीमो जहाँ पर रहता था वहीं आसपास पुलिस ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया, ड्रंक एंड ड्राइव कैंपेन। अलग अलग गलियों में बैरिकेड्स लगा दिए गए। ब्रेथलाइजर मशीन से लोगों की जांच शुरू किया गया। ये एक ऐसी मशीन है जिससे किसी आदमी का अल्कोहल मात्रा पता कर सकते हैं, यानी कि उसने कितना शराब पिया हुआ है। इतना सब कुछ इसी उम्मीद में हो रहा था कि कभी तो मैसीमो यहाँ से गुजरेगा। कुछ समय बाद मैसीमो वहाँ से गुजरता है। उसका ब्रेथलाइजर मशीन में टेस्ट होता है। इस टेस्ट को 2 बार लिया गया, ये कहकर कि मशीन एक बार में काम नहीं कर रही है। लेकिन असलियत तो ये थी कि मैसीमो का सैंपल भरपूर लिया गया ताकि बाद में कोई गुंजाइश न रह जाए। सैंपल लेने के बाद इसे सीधे डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। कुछ देर में डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आया। इसका डीएनए यारा के अंडरवियर पर मिले डीएनए यानी अननोन वन के डीएनए से 100% मैच हो गया। पुलिस इसको तुरंत जाकर अरेस्ट कर लेती है। रुगेरी इसकी खबर अपने सीनियर्स को देती है। बात होम मिनिस्टर तक जाती है। वो सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं 4 साल पहले 13 साल की एक बच्ची यारा गैम्बिरेसियो का कत्ल हो गया था। उसका कातिल आज पकड़ा गया 15 जून 2014 को। उसका नाम है मैसीमो बोसेटी। बाद में इससे पूछा जाता है कि तुमने उसको क्यों मारा था। इसने कहा कि मैंने कई बार उस लड़की को आते जाते देखा था, तभी से मेरे मन में उसके लिए बुरा ख्याल आने लगा। एक शाम को मौका पाकर मैंने उसे अपनी गाड़ी में किडनैप कर लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इसी वजह से मैं उसके ऊपर चाकू मारने लगा। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि उसकी मौत हो गई, फिर मैं उसे 10 किलोमीटर दूर एक मैदान में लेकर गया और उसे वहाँ पर फेंक दिया। हालांकि वो लड़की अभी भी जिंदा ही थी। मसीमो ने उसे वहीं पर फेंक दिया और चला गया। उस समय इसने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था, जिस वजह से पुलिस इसको ट्रेस नहीं कर पाई थी।
तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।